हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है कि जो भी बिहार में सिलेबस होने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया गया है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। ठीक है, बस आपको अपना क्या काम करना है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा या किसी के माध्यम से भी आपको सिलेबस मिला है तो उस सिलेबस को जो मैंने अपलोड किया है सिलेबस उससे मैच कर लीजिएगा। 99.9% आप ये मान के चलिए कि सिलेबस एक जैसा ही बिहार में हो गया है। अब यूपी की तरीके से बात करें तो यूपी में जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस अलग से बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ही, ऐसा नहीं कि उसने अलग किया है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सिलेबस लॉन्च किया उसके आधार पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। लखनऊ ने अलग कर दिया। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है कि बिहार में जो सिलेबस बनाया गया वो बहुत यूनिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिस हिसाब से बनना चाहिए वैसे वो बना हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी, और ये फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड और जिसमें हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पेपर वन। तो हमें यहां पर कितने पेपर पढ़ने बेटा? 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पेपर पहला हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर हमारा एनाटॉमी के ऊपर है, सेकंड पेपर फिजियोलॉजी के ऊपर है। भाई कॉर्डेट में जो फर्स्ट पेपर एनाटॉमी के ऊपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं बिहार राज्य से, आप सभी से विशेष तौर पर अनुरोध है, हृदय की गहराइयों से पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार अपना बना रहे हैं और इसी तरीके से बनाए रखिए, बस यही कामना करते हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट और मैंने इस बार सोचा भी है कि यूट्यूब के ऊपर ही थर्ड सेमेस्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। जो 2 पेपर है उनको मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खैर, ये विंडो का थोड़ा सा इशू हो रहा है, वो बाद में देख लेंगे। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं इंटीग्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट एंड इट्स फंक्शन, और इसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है। देखिए, इंटीग्यूमेंट मतलब सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसके बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, और बॉडी में भी सबसे बाहरी भाग जो आपको दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्वचा, स्किन, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो जो इंटीग्यूमेंट्स है और इसके फंक्शन है वो क्या है, किस तरीके से है, उसी को हमें यहां पर समझना है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी की। ठीक है बेटा, कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है एक्चुअल में, है ना? कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहां पर लिखी है, देखिए लिखा हुआ है जंतुओं की संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। भाई आप अगर कोई एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, जबकि विभिन्न जंतुओं या जंतु समूहों के संरचना के तुलनात्मक अध्ययन को, अब विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, मनुष्य हो गया, हॉर्स हो गया, पिग हो गया, डॉग हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप के जो लॉयन है, टाइगर है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं या डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, इनके बीच में जब आप कंपैरेटिव एनाटॉमी करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव मतलब बोले तो तुलना करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं या तुलनात्मक शारीरिकी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तुलनात्मक शारीरिकी, बोले तो कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्या बोलेंगे बेटा? कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलेंगे। देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे जिनको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, इसी का जो हिंदी में यहाँ पर और इंग्लिश में मिक्स जो लिखा हुआ है, इसी का ही पूरा का पूरा इंग्लिश कन्वर्जन आपको मिल जाएगा स्लाइड में। ठीक है, और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ना बेटा, ये पीडीएफ फाइल आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? तो आप लोगों ने अगर अपना टेलीग्राम लोड कर रखा है तो आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है, वहां पे सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। ठीक है, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है वास्तव में विभिन्न जंतुओं में केवल विभिन्न अंग तंत्रों की स्थिति और संरचना की अपेक्षा
उनकी तुलनात्मक शारीरिकी का अध्ययन अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं गतिशील, बोले तो डायनेमिक होता है। ठीक है, वास्तव में अगर हम लोग देखें, हकीकत में अगर हम लोग देखें, तो जो जंतु हैं इनमें केवल विभिन्न अंग तंत्रों की स्थिति और संरचना की अपेक्षा, अगर आप इनके भाई जब आप इनका विभिन्न अंग तंत्र पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जंतुओं में केवल विभिन्न अंग तंत्रों की स्थिति, जो ऑर्गन सिस्टम है उनकी जो पोजीशन है वो, और जो संरचना है उसका स्ट्रक्चर है, इसकी अपेक्षा अगर आप तुलनात्मक शारीरिकी का अध्ययन करते हैं तो यह अधिक उद्देश्यपूर्ण और गतिशील माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसी को ही पूरा ये पहला पेपर हमारा कंपैरेटिव के ऊपर ही है, कंपेयर ही करेंगे, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं या जो बॉडी के अंदर सिस्टम है, उनके बारे में ही स्पेशली समझना है। ठीक है, तो पेपर डिस्कस किया हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है यह उनकी विविध समजातीय संरचनाओं, समजातीय संरचनाओं को बेटा हम लोग कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की जातिवृत्तीय उत्पत्ति। जातिवृत्तीय उत्पत्ति बोले तो फाइलोजेनेटिक ओरिजिन एवं रूपांतरों, मॉडिफिकेशंस का भी निर्धारण करती है। और जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ये आप एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के समूहों में, ग्रुप्स में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को, फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स को और उनके मॉडिफिकेशंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कंपैरेटिव एनाटॉमी की। अब हम जरा बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट, या इंटीग्यूमेंट को हम लोग स्किन भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्यूमेंट को क्या, किस हिसाब से आप परिभाषित करेंगे, तो उसको समझते हैं। लिखा हुआ है अध्यावरण, जिसको इंटीग्यूमेंट कहते हैं, इंटीग्यूमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा अध्यावरण, याद रखिएगा। अध्यावरण नाम जंतु शरीर के, ठीक है, यानी कि जो एनिमल बॉडी है उसके सबसे बाहर के रक्षक, बोले तो प्रोटेक्टिव आवरण, कवरिंग, ठीक है, कॉमा त्वचा बोले तो स्किन, और उसके व्युत्पादों डेरिवेटिव्स के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप इंटीग्यूमेंट को पढ़ते हैं या इंटीग्यूमेंट टर्म कहीं पर आ रहा है, तो इसका मतलब है आप किसी भी ऑर्गन का, या सॉरी ऑर्गेनिजम्स के, उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके स्किन के बारे में बात कर रहे होंगे, और जो स्किन से या प्रोटेक्टिव कवरिंग से जो उसके डेरिवेटिव्स बने हैं, उन डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है त्वचा में नेत्र गोलकों, मतलब जो आई ऑर्बिटर है उसकी बात कर रहे हैं, नेत्र गोलकों की नेत्र श्लेष्मा, बोले तो कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जानते हो, ये वाली, ये जो इसकी जो आई के अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, शीशे में देखिएगा समझ में आएगा। तो कंजक्टिवा और कर्णपटह, ईयर ड्रम, जो अंदर की तरफ कान में अंदर की तरफ ईयर ड्रम प्रेजेंट है, का बाह्यतल भी सम्मिलित होता है। तो अगर आप यहां पर इंटीग्यूमेंट की बात करें, तो इंटीग्यूमेंट में जो आई है, आई ऑर्बिट में जो आई प्रेजेंट है, और इसके ऊपर जो श्लेष्म पाई जा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेत्र श्लेष्मा कहते हैं। इस नेत्र श्लेष्मा से लेकर के ईयर ड्रम यानी कर्णपटह तक की जो बात हो रही है, ये एक्सटर्नल स्किन या इंटीग्यूमेंट के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है यह जो होता है इंटीग्यूमेंट मुख, माउथ, मलाशय, ठीक है, नासारंध्रों, पलकों और जनन मूत्र वाहिनियों की श्लेष्म उपकला से सीधे संतति होती है। मतलब यहां पर यह बात कही गई है कि इट इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द म्यूकस एपिथेलियम ऑफ द माउथ, रेक्टम, नॉस्ट्रिल्स, आईलिड्स एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या हो रहा है बेटा, इट इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द, ये इससे डायरेक्ट कंटिन्यू हो रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा गौर से और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इंटीग्यूमेंट के बारे में उसके फंक्शन आ सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है,
तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट। अब देखिए लिखा हुआ है इसमें कि वर्टिब्रेट्स का अध्यावरण या त्वचा सचमुच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है, मतलब उनको कराता है। भाई हमारी जो स्किन है ये बहुत सारे काम करती है और स्किन से जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं या स्किन के ऊपर जो डेवलप होते हैं, जैसे हेयर्स हो गया, नेल्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, थ्रॉन्स हो गया, इन सब स्ट्रक्चर्स, हूफ हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का भी क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पर फंक्शन होता है इंटीग्यूमेंट का, वो है बेटा रक्षा, प्रोटेक्शन करना। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी को बाह्य रूप से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, रक्षित करती है। इस बात को आप अच्छे से समझें। देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट, त्वचा या अध्यावरण जंतु को उसके बाह्य पर्यावरण से पृथक करता है। त्वचा या हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट की, तो इंटीग्यूमेंट हो या स्किन हो, बात एक ही है। ये हम जंतुओं को उनके बाह्य पर्यावरण, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, जो एम्बियंट टेम्परेचर या एम्बियंट एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, हमारी बॉडी एक एटमॉस्फेयर में है, तो स्किन और स्किन के बाहर का ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इससे और बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को अलग करता है। कौन? स्किन, इंटीग्यूमेंट। और एक स्थायी आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने में सहायता करता है। और एक डेफिनिट जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर आप चेंज करेंगे तो 96 97 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, कौन कर रहा है? इंटीग्यूमेंट कर रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अनेक रक्षक, इसके अनेक रक्षक उपाय हैं। ठीक है, इसके अनेक रक्षक उपाय हैं, मतलब जो प्रोटेक्शन करने की क्रिया है वो कई प्रकार से। कैसे? देखो, नंबर एक, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह शरीर की अनेक प्रकार की यांत्रिक और रासायनिक हानियों के विरुद्ध रक्षा करता है। मीन्स यह शरीर की, इट इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेजेस which may be caused by pressures, frictions, flaws and noxious gases and liquids। मतलब यहां पर आइए भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश में कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो भी सब फ्री में मिल रहा है। तो भाई आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट हम यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। और लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो बहुत सारा कंटेंट लेकर के आएंगे। आपका ये समझ लो बीएससी बहुत ईजी हो जाएगा। ये खासकर उन साथियों, उन बच्चों के लिए वीडियोस में यहाँ पर बनाता हूँ जिनको अच्छी फैसिलिटी या बेहतर तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, जो सिटी में नहीं है, वहाँ पर कोचिंग्स नहीं है, वो कोचिंग अगर हैं भी तो बहुत महंगी हैं, तो उनके लिए ये सारी क्लासेस हैं। ठीक है, तो बस आप लोग अपना प्यार जरूर बना के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शरीर की अनेक प्रकार की यांत्रिक और रासायनिक हानियों के विरुद्ध रक्षा करता है, जो दाब, प्रेशर, जो दाब, घर्षण, प्रहारों तथा हानिकारक गैसों और द्रवों के कारण हो सकती है। ठीक है, एक बात यहां पर देखिए, सल्क लिखा हुआ है, स्केल्स की बात कर रहे हैं। अस्थिलपट, अस्थिलपट मतलब बोनी सेप्टम, बसा फैट पर, फैट कॉमा पर मतलब विंग्स या फेदर, बाल मतलब हेयर्स आदि आघातों के वेग को घटाते हैं और हानिकारक जीवाणुओं, कवकों तथा अन्य बाह्य वस्तुओं के प्रवेश को रोकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो स्किन जो है, स्किन के ऊपर जो स्केल्स पाए जा रहे हैं, जो हेयर्स पाए जा रहे हैं, है ना, जो बोनी सेप्टम्स पाया जा रहा है, जो फैट एक्यूमुलेट होता है, ये सब बहुत बहुत बड़ा रोल निभाता है बॉडी को, बॉडी के बाहर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा देने के लिए, है ना, फंगस से सुरक्षा देने के लिए, एज वेल एज बाह्य वस्तुओं, कुछ ऐसी चीजें जैसे जंग हो गया, जंग अंग लग जाती है किसी टीनी में, तो उससे सुरक्षा देने में हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्किन का बहुत बहुत बड़ा खेल है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, फर की बात करें, विंग्स की बात करें,
कंट मतलब बोले तो ब्रिटल्स की बात करें या सूक, स्पाइंस पंजे, क्लॉज नाखून, नेल्स खुर, हूफ, श्रृंग, हॉर्न आदि आक्रमण और रक्षा का कार्य करते हैं। भाई स्किन के ऊपर आप देखते हैं भाई इंटीग्यूमेंट में ये भी आता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है। इंटीग्यूमेंट में भैया नेल्स हो गए, क्लॉज हो गया, विंग्स हो गया, फर हो गया, स्पाइंस हो गए, ब्रिटल्स हो गया, हूफ हो गया, हॉर्न हो गया, ये सब हमारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में या हम में, है ना, ह्यूमंस में भी आप देख रहे हैं नेल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब जंगली जानवरों के पास में AK-47 थोड़ी ना होती है, वो तो अपना प्रोटेक्शन किस हिसाब से करेंगे भाई, अपने तरीके से करेंगे। हमारे पास में AK-47 है, तमंचा है, कट्टा है, हम उससे अपना उपयोग कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं, है ना, बुरे आदमी से या बुरे लोगों से। अब एनिमल्स के पास तो ऐसा है नहीं, एनिमल्स क्या करता है भाई, इन सबसे अपनी सुरक्षा करता है। अब आप देख रहे हैं कि गाय या सांड कहीं घूम रहा है, अगर आप पहुंच गए तो वो उठा के फेंक देगा। अगर उसको जरा सा भी ये लगेगा कि भाई तुम उसको मारने जा रहे हो, है ना, सींग ऐसे 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 सींग मारेगा, गए काम से। तो बचने के लिए हर एक जंतुओं के अंदर प्रकृति ने अपने आप कहा कि भाई ये लो, तुम क्या लेना चाहते हो अपने बचाव में, तो कहता मैं ये लेना चाहता हूं, तो कहता ले जाओ, ठीक है। चलो दूसरी बात क्या है, लोकोमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन में भी स्किन्स का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर आप मछलियों की बात करें, ठीक है, तो मछलियों के पंखों के डर्मल पख अर, ठीक है, डर्मल फिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तथा मेंढकों और कछुओं और जलीय पक्षियों के पैरों में त्वक जाल, स्किन वेब्स जल में तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो स्किन वेव्स जो हो गया, ठीक है, फिन्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, जलीय जंतुओं को तैरने में सहायता प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं अंगुलियों पर चिपकने की गद्दियां, है ना, चिपकने की गद्दियां, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्फीबियंस की आप बात करें, ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में उनकी फिंगर के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ चिप चिप चिपचिपाहट वाली चीजें होती हैं, जिससे वो गदगदी होती हैं और इजीली चिपक के आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। और पंजे मतलब एमनियोट्स में अगर आप देखें तो पंजे भी आपको देखने को मिलेंगे। आरोहण मतलब क्लाइंबिंग, पकड़ के चढ़ने में सहायता करते हैं। पक्षियों के पंखों और छोटी दुमों पर लगे पर, आप देख रहे हैं पक्षियों के पंख की बात करें या उसकी छोटी दुमों के ऊपर जो छोटे छोटे पर लगे होते हैं, तथा चमगादड़ों में उड़ने, चमगादड़ों कामा उड़न छिपकलियों और गिलहरियों के चर्म प्रसर मतलब पटेजिया या पंख, जिसको हम लोग विंग्स कहते हैं, पटेजिया कहो या विंग्स कहो, उड़ने में सहायक होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसी लिजर्ड्स होती हैं जो फ्लाइंग करती हैं, फ्लाइंग लिजर्ड्स, एक्चुअल में वो जंप करती है, ऊंचाई से जंप करेगी, उसकी स्किन थोड़ी सी फैल जाती है ना, फैल जाएगी तो वो हवा में थोड़ी देर तक क्या करती है, मतलब लंबी छलांग लगा सकती है। तो लंबी छलांग लगाने के कारण इसको फ्लाइंग लिजर्ड्स कह दी है ना, कोई उड़ने वाली नहीं, ऐसे ऐसे उड़ के दूसरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ के चली गई, नहीं, जंप लगाती है। जंप लगाएगी तो वो जंप ग्रेविटी के कारण नीचे ना आ जाए, तो उसके लिए अपनी क्या करती है, इस तरीके से स्किन को क्या करेगी, खोल देगी, जिससे ये हवा में, एयर में काफी समय तक रह सकती है। कुछ ऐसी छिपकलियां भी होती हैं, गिलहरियों में भी ये देखा गया और चमगादड़ों में भी आप देखते हैं इसी तरीके की प्रक्रिया होती है जिससे उड़ पाते हैं, और ये स्किन का ही खेल है। चलो भाई, थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है चर्बीय अंतः कंकाल, डर्मल एंडोस्केलेटन। तो जो चर्मीय अंतः कंकाल है, डर्मल एंडोस्केलेटन है, इसका क्या काम होता है बेटा, तो देखिए लिखा हुआ है त्वचा चर्मीय कवच मतलब डर्मल आर्मर, कवच मतलब आर्मर का योगदान करती है, ठीक है। भाई जो स्किन होती है वो चर्मीय कवच, डर्मल आर्मर का योगदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विलुप्त ऑस्ट्रेकोडर्म्स और प्लेकोडर्म्स होते हैं तथा जीवित स्टर्जियंस, मगरों, मगरों मतलब मगरमच्छ की बात हो रही है, कछुओं में पाया जाता है, ठीक है। ये डर्मल आर्म्स किस में पाया जा रहा है, इनके अंदर प्रेजेंट। कछुए को देखते हैं, वो अपने आर्म में छुप जाता है, आर्मर में चला जाता है, मतलब धीरे 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 चलता है, हाथ पैर को निकाल करके, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसका कवच होता है, आर्मर होता है। कोई अगर मान लीजिए लॉयन वगैरह उसके पास पहुंच जाता है, खाने का प्रयास करता है, तो नहीं खा पाता, रपट जाता है उसका, है ना। या कोई शिकारी अगर शिकार करने जा रहा है कछुओं का, तो बड़ी आसानी से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आर्मर में छुप जाता है, ठीक है। तो ये स्किन का ही खेल है, इसको डर्मल एंडोस्केलेटन कह रहे हैं, डर्मल एंडोस्केलेटन, ठीक है।
बाकी देखिए लिखा हुआ है सिर का चर्मीय कंकाल, जो हेड है इसका जो चर्मीय कंकाल होता है ये मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों को सुरक्षा देता है, हमारे ब्रेन को, और उसमें पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन देता है। अन्य स्थानों पर चर्मीय अंतः कंकाल कोमल आंतरिक अंगों के संपीड़न, संपीड़न मतलब कंप्रेशंस को रोकता है, संपीड़न मतलब कंप्रेशंस को रोकता है, और दांतों का भाग भी बनाता है। और दांतों का क्या करता है बेटा, ये भाग बनाता है। आप देख रहे हैं गम्स, गम्स के अंदर हमारे टीथ क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो उसका भी ये काम कर रहा है। स्किन केवल यही नहीं बल्कि सेक्रीशन भी करती है, स्राव, सेक्रीशन, स्किन से सेक्रीशन भी होता है। कैसे होता है देखिए लिखा हुआ है, त्वक ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां बोले तो स्किन ग्लैंड्स है ना, स्किन ग्लैंड्स अनेकों उपयोगी पदार्थों का स्राव भी करती है। जैसे जैसे किसका स्राव कर रही है, नंबर एक, जलीय रूपों में अगर आप देखें मछलियों के अंदर और मेंढकों के अंदर अगर आप देखें तो इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां त्वचा को गीला और फिसलनदार रखती हैं। अगर आप किसी मेंढक को पकड़ने जा रहे हैं, जब पकड़ोगे तो वो फिसल के आगे चला जाता है ना, आपने देखा होगा कुछ म्यूकस सेक्रीट होता है इनमें, है ना। दूसरा देखिए, जो विषैले सर्प होते हैं या कटु हैं, ठीक है, या बदबूदार स्राव संभावी शत्रुओं से बचाते हैं। कुछ ऐसा स्किन के ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रीट होता है, या कुछ ऐसी बदबूदार सब्सटेंस सेक्रीट होता है जिससे ये किसी प्रेडेटर से बच सकते हैं, बच निकल सकते हैं, है ना। पक्षियों में पश्चांतकूट ग्रंथियां यानी कि यूरोपाइजियल ग्लैंड्स पिच्छ प्रसाधन मतलब प्रीनिंग के लिए तेल स्रावित करती हैं। तो यूरोपाइजियल जो ग्लैंड्स होती हैं ये प्रीनिंग के लिए तेल यानी तेल का सिक्रीशन करती हैं, ऑयल सिक्रीशन करती हैं। किसमें, पक्षियों में प्रीन ग्लैंड्स पाई जाती ना पूंछ में, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, स्तनधारियों में बसा ग्रंथियों मतलब सिबिसियस ग्लैंड्स से निकला तेल त्वचा व बालों का स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। हमको तेल वेल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी तेल निकलता है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, बाल को बढ़िया सा शैम्पू वम्पू करके उसको अच्छे से धुलधुला के करते हैं। करना भी ठीक है, साफ सुथरे रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन नेचुरल प्रोसेस में भी ये चीजें निकलती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, दुग्ध ग्रंथियां शिशुओं के पोषण के लिए दूध का निर्माण करती हैं। भाई ये स्किन से ही तो बनती है। गंध ग्रंथियों की गंध विपरीत लिंग को आकर्षित करती हैं। भाई जो गंध ग्रंथियां होती हैं, है ना, जो गंध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, म्यूकस को सेक्रीट करने का, स्क्रेंट फ्रॉम स्क्रेंट ग्लैंड, सॉरी इस सेंस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। सेंस ग्लैंड्स जो होती हैं ये अपोजिट सेक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अश्रु ग्रंथियों से उत्पन्न अश्रु स्तनधारियों के नेत्र गोलकों की नेत्र श्लेष्मा को स्वच्छ बनाए रखते हैं। भाई अगर आप टीयर प्रोड्यूस्ड की बात करें तो टीयर प्रोड्यूस फ्रॉम लैक्राइमल ग्लैंड्स कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल ऑफ मैमल्स क्लीन, ठीक है, इसमें क्लीन रखते हैं। कर्ण कुहर ऑडिटरी मिटस की अगर आप बात करें तो इसकी जो ग्रंथियां होती हैं कर्ण पटह को चिकना करने, है ना, कर्ण पटह में ये मतलब कान वाले पोर्शन की बात हो रही है, इसको चिकना करने और नली में प्रवेश करने वाले कीटों को फंसाने के लिए कर्णमल, है ना, सेरमन नामक कर्णमोम को सेक्रीट करती है ना। कर्णमोम को क्या करती बेटा, सेक्रीट करती है। चलो भाई फिफ्थ देखिए, यहां पर स्किन का काम हो गया भोजन का भंडारण करना, फूड स्टोरेज का भी बहुत बहुत बड़ा रोल होता है स्किन में, ठीक है। स्किन हमारी फूड स्टोरेज भी करती है। कैसे करती है, हमारे लिए, हमारे अंदर नहीं बल्कि अन्य कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें। जैसे देखिए लिखा हुआ है सीलों और व्हेल मछली, सील मछली और व्हेल मछली की बात करें तो इसकी त्वचा के नीचे तिमी वसा, तिमी वसा या ब्लबर, इसकी बात कर रहे हैं ब्लबर, तिमी वसा या ब्लबर नामक वसा की एक मोटी परत रोधन इंसुलेशन के साथ साथ, एक मोटी परत रोधन मतलब इंसुलेशन के साथ साथ
संचयित भोजन का कार्य करती है। यहां पर फूड को भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यह जंतु शीत्र निष्क्रियता, हाइबरनेशन और प्रवासन बोले तो माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे मछली तो कई कई 100 किलोमीटर तक माइग्रेट करती है। ये पूर्व भी उप उपत्वचीय बसा संचय करते हैं। हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ठीक है। उपत्वचीय बसा का क्या करती है बेटा, संचय करती है। These animals also store subcutaneous fat, subcutaneous fat during hibernation and before migration. माइग्रेशन से पहले और हाइबरनेशन के समय, ठीक है, हाइबरनेशन के समय ये क्या करती हैं, सबक्यूटेनियस उपत्वचीय बसा, सबक्यूटेनियस फैट को क्या करती है बेटा, स्टोर करती हैं अपने स्किन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी बेटा टेम्परेचर कंट्रोल, तापक्रम नियंत्रण। स्किन जो होती है वो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर ये स्किन या इंटीग्यूमेंट क्या करता है बेटा, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी करता है। कैसे करता है, देखिए लिखा हुआ है नियत तापी, नियत तापी बोले तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जंतुओं के रोम या फर पर, पर और शल्क, ठीक है, फेदर, विंग्स, सल्क, स्केल्स शीत जलवायु में शारीरिक ऊष्मा का रोधन और संरक्षण करते हैं। जो बॉडी से टेम्परेचर निकल रहा होता है उसका रोधन और उसका संरक्षण करने का, स्टोरेजन करने का काम करते हैं। दूसरी बात, स्तनियों की स्वेद ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, जैसे इस समय देखिए गर्मी पड़ रही है तो फिर आप अभी मैं ही इस समय गर्म माहौल में ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, रात के 11:30-12 बज रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ 11:30 बज रहा है। तो अब आप देखिए इस समय कर रहा हूँ, लेकिन इस समय भी माहौल ठंडा नहीं है, फिर भी पसीना टप 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 हल्के हल्के चू रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो स्तनियों की स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, तो ग्रीष्म में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक प्रदान करती है ना। भाई गर्मी के समय में वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन होगा तो ठंडापन लगेगा। अभी अभी हम मैं पंखे के नीचे जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा, हाँ मजा आ गया, है ना। तो ये बहुत बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ऊष्मा के दूर करने के लिए अध्यावरणीय रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं, जिससे त्वचा एक विकिरक मतलब रेडिएटर बन जाती है। इससे त्वचा क्या बन जाती है बेटा, एक रेडिएटर बन जाती है। चलिए भाई, सेवंथ यहां पर लिखा हुआ है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। अब देखिए स्वेट ग्लैंड से क्या निकल रहा है, पसीना, तो इस पसीने के साथ में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकल जाता है बॉडी के, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा काम करती है हमारी स्किन। तो देखिए स्वेद में मतलब स्किन ग्लैंड्स में जल कॉमा लवणों और यूरिया की अतिरिक्त मात्रा का भी निष्कासन कर दिया जाता है। मतलब जब स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा या स्वेट के द्वारा जो पसीना है उसके द्वारा पानी तो बाहर निकलता ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लवण और यूरिया को भी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। समुद्री मछलियों के क्लोमों में क्लोराइड स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसको स्रावित करने वाली बेटा, क्लोराइड को सेक्रीट करने वाली क्या पाई जाती हैं, सेल्स मौजूद होती हैं। निर्मुकोत्सर्जन, निर्मुकोत्सर्जन कहने का मतलब होता है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें निर्मोचन होता है। आप देख रहे हैं देखा होगा सांप अपनी केचुली उतारता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से निर्मोत्सर्जन के समय त्वक पातन भी कुछ उपापचयी वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा दिलवाता है। कुछ मेटाबॉलिक जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है, उससे क्या करता है बेटा, वर्ज्य मतलब वेस्ट होता है, तो उपापचयी वर्ज्य पदार्थों, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल से छुटकारा दिलवाता है। ठीक है, अब संवेदना भी होती है। अगर संवेदना ना हो, सेंसेशन ना पाई जाए स्किन में, तो जीवन बेकार है। सेंसेशन का होना बहुत जरूरी है। अभी मच्छर काटेगा तो सेंस आ जाता है कि मच्छर काट रहा है, वहीं पे हाथ पहुंच जाता है ना। हवा ठंडी चल रही है और आपको पता ही नहीं चले कि ठंडी हवा चल रही है, या गर्मी का एहसास ही ना हो, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें किसी भी एनिमल का डेथ हो सकता है और वो खतरे को भांप नहीं सकता। तो सेंस का होना बहुत जरूरी है, माइंड में नहीं बल्कि बॉडी से सेंसेशन का मिलना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है त्वचीय तंत्रिका के अंत्य सिरे, अंत्य सिरे बोले तो नर्व एंडिंग्स और अन्य संवेदी अंग, जैसे स्पर्श, पीड़ा, दाब, है ना। भाई किसी ने आपको स्पर्श किया, आपको किसी ने टच किया, तो पता चले
आपको दर्द हो रहा है तब पता चले, आपको कोई दबा रहा है तो पता चले, और आर्द्रता के परिवर्तनों, ऊष्मा और शीत की चरमावस्था और रसायनों आदि से उत्तेजित होते हैं। इन सब पदार्थों से क्या होता है बेटा, ये उत्तेजित होते हैं, सेंसेबल होते हैं, जिससे हमको पता चलता है क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए खराब है। ठीक है, तो ये बात याद रखना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है, तो इसलिए सब कुछ देखिए। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है, इनकी अनुपस्थिति में, अगर संवेदना नहीं होगी तो इसकी अनुपस्थिति में ये जंतु भूखे मर सकते हैं। अब भाई सेंसेशन ही नहीं मिल रहा, भूख लग रही कि नहीं लग रही है पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती, कहते मुझे सर दिन भर भूख नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, भूख नहीं लगती, उनको वो वाली मेडिसिन दी जाती है ना। तो ये सेंसेशन होना बहुत जरूरी है। या शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। अब पता ही नहीं चल रहा है कि वो बंदा जो आ रहा है वो हमको मारने के लिए आ रहा है या हमको प्यार करने आ रहा है, मालूम ही नहीं है। हाथ में चाकू है, तलवार है, सब कुछ है, तमंचा भी हाथ में लिए है और वो आ रहा है आपके सामने, और आप तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अनसेंसिबल हो, चुपचाप बैठे हो, तेरा आने दो, हाथ तो रहा है, क्या करेगा। अब आकर के आपके भाला मार दे, चाकू मार दे, गोली मार दे, जब तक मारेगा तब तक आपको पता अच्छा ये गोली मारना है, तब तक तुम निपट जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंस करने की पावर होती है, अगर ये चीज खत्म तो समझो वो ऑर्गेनिज्म खत्म। आखिरी जो 9th पॉइंट है इसको आप समझ लें, सेक्सुअल सिलेक्शन। लैंगिक चयन भी इंटीग्यूमेंट के द्वारा होता है। भाई किसमें, ह्यूमंस में? नहीं भैया, ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमन में भी होता था कभी पूर्वजों में, लेकिन अब जो आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देख रहे हैं, उनके अंदर सेक्सुअल सिलेक्शन भी इंटीग्यूमेंट के द्वारा होता था। क्या होता है, कैसे? देखिए, चमकीली रंगीन त्वचा का होना, वाह, है ना, कोई कितना खूबसूरत हो सकता है ना। भाई कोई कितना खूबसूरत एनिमल हो सकता है, ये मैं बात कहूं तो ज्यादा अच्छी बात है ना। नर हिरण के श्रृंगाभ, मतलब एंटलर्स, मोर की पूंछ के लंबे देह पिच, जो कवर्ट्स जो पाए जाते हैं, भाई मोर के पंख में जो कवर्ट्स पाए जाते हैं कितना फैलाता है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। आदि लैंगिक द्विरूपता मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को उत्पन्न करते हैं। और समागम, समागम मतलब मीटिंग के लिए, ठीक है, समागम मतलब अट्रैक्शन के लिए मादाओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में उल्टा होता है, फीमेल सज धज के आगे बढ़ती हैं और मेल को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है ना। एनिमल्स में उल्टा होता है। कैसे होता है भैया, वहां पर कोई फीमेल अट्रैक्ट कर, मतलब फीमेल नहीं अपने आप को मेकअप मेकअप वगैरह करती है, या उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि मेल जो मोर है, ठीक है, मेल मोर के अंदर ही, नर मोर के अंदर ही पंख पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं होते। वो फैलाता है बढ़िया से पंख, जब ब्रीडिंग टाइम आता है तो बढ़िया से पंख फैलाता है मादा को अट्रैक्ट करने के लिए, आ जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ मेरी तरफ। मादा कहती हूँ मैं अट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं उसके पास जाऊंगी, उसके पास तुमसे अच्छा पंख है ना। जस्ट फॉर फन, बट थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आकर्षण करने के लिए मेल को यहां पर खूबसूरत होना पड़ता है, मेल को ब्यूटी पार्लर जाने की रिक्वायरमेंट है, फीमेल्स को नहीं। लेकिन महिलाएं ये बात ह्यूमन बींग्स में नहीं समझती, हो जाती है, उनके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट है, चाहे कहीं भी आप देख ले बहुत सारा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। खैर ये तो बातें मजाक की थी। तो आज का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है इस पेपर फर्स्ट में। जो हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, यूनिट 1 इंटीग्यूमेंट के ऊपर ही है पूरा। तो इंटीग्यूमेंट और इसके फंक्शन को हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इंटीग्यूमेंट्स का क्या फंक्शन है, किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इंपॉर्टेंट की तरफ ही जाएंगे, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हिट करिए सब्सक्राइब वाले बटन को। जो भी गुस्सा निकालनी है, जो भी प्यार अपना देना है उसी के ऊपर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बच्चों शेयर जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आपका और आपके साथियों का सहायता हो सकता है और हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी आपसे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।